गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल आपको महात्मा बुद्ध के बारे में बताया गया था, उसका जीवन परिचय और उसकी जो संगतियां हुई थी उनके बारे में आपको बताया गया था। तो बच्चों का कहना था कि सर हमें कुछ मुगल वंश के बारे में पढ़ाया जाए। तो जो आज का टॉपिक रहेगा वो मुगल वंश से संबंधित रहेगा और मुगल वंश का पहला शासक कौन था? बाबर। तो बाबर का जो कार्यकाल रहा वो 1526 से लेकर 1530 तक रहा। हालांकि उसका जन्म 1483 में हुआ था, लेकिन उन्होंने शासन कब से कब तक किया उसके बारे में चर्चा की जाएगी। तो 1526 से 1530 ईस्वी के मध्य उसका शासन रहा। ठीक है, तो आपका देखो, सबसे पहले बात करते हैं, अयोध्या किस नदी के किनारे है? सरयू नदी के किनारे है। अयोध्या किस नदी के किनारे है? सरयू नदी के किनारे है। ठीक है, तो मुगल वंश, देखो मुगल वंश के संस्थापक कौन थे? बाबर। कौन थे? बाबर। देखो, बाबर का जो कार्यकाल था वो कब से कब तक रहा? कार्यकाल देखो, कार्यकाल 1526 से लेके 1530 एडी तक रहा। ठीक है, बाबर का जन्म हुआ था 14 फरवरी 1483 में। जगह का नाम था अंदीजान। अंदीजान पड़ता है उज्बेकिस्तान में। अंदीजान कहाँ पड़ता है? उज्बेकिस्तान में पड़ता है। ठीक है, बाबर के पिता का नाम था उमर शेख मिर्जा। क्या नाम था? उमर शेख मिर्जा। बाबर की माता का नाम था तुलुंग खां, तुलुंग निगार खातुम, तुलुंग निगार खातुम। और उसके दादा का नाम था अब्बू सईद मिर्जा। क्या नाम था बच्चों? अब्बू सईद मिर्जा उनके दादा थे। देखो, बहुत बार पूछा जाता है क्वेश्चन में, जीडी के क्वेश्चन में भी ये सवाल एक बार आ चुका है अभी 2024 के अंदर, कि बाबर के दादा का क्या नाम था? तो उसके दादा का नाम था अब्बू सईद मिर्जा। क्या नाम था बेटा? अब्बू सईद मिर्जा। उनकी दादी का नाम था एहसान दौलत खां। ये तो बुक के अंदर भी रहता है, लेकिन दादा का नाम बुक में नहीं लिखा वो। उसके बाद क्या होता है, तो बाबर गद्दी पर बैठता है। बाबर गद्दी पर कब बैठता है? 8 जून 1494। 8 जून 1494 बाबर फरंगना की गद्दी पर बैठता है। और फरंगना की गद्दी पर बैठने के बाद वो बादशाह की उपाधि धारण करता है। किसकी उपाधि धारण कर लेता है? बादशाह की उपाधि धारण करता है। कब करता है? 1507 ईस्वी में। कब करता है? 1507 ईस्वी में। ठीक है, बाबर, देखो बाबर के 4 पुत्र हुए। बाबर के कितने पुत्र हुए थे? 4 पुत्र हुए थे। और 4 पुत्र, सबसे पहला पुत्र था हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल। क्या नाम था? हिंदाल। बात की जाए बाबर की पहली पत्नी, तो बाबर की जो पहली पत्नी थी उसका नाम था आयशा। क्या नाम था? आयशा। आयशा सुल्तान बेगम। आयशा सुल्तान बेगम बाबर की पहली पत्नी थी। जब बाबर छोटे थे तो बचपन में ही उनका निकाह आयशा सुल्तान बेगम के साथ कर दिया गया था। ठीक है, देखो, बाबर ने भारत पर 5 बार आक्रमण किया। कितनी बार आक्रमण किया था? 5 बार आक्रमण किया था। बाबर का प्रथम आक्रमण बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कई बार। तो प्रथम अभियान कब चलाया था? 1519 में चलाया था। 19 ईस्वी में चलाया था, यूसुफ जाई जातियों के विरुद्ध। यूसुफ जाई जातियों के विरुद्ध चलाया था। और उस टाइम बाबर ने 2 ऐसी जगह थी जिन पे क्या कर लिया था? अधिकार कर लिया था। एक तो था बाजौर और दूसरा था बहरा। बाजौर और बहरा पर बाबर ने क्या कर लिया था? अधिकार कर लिया था। ठीक है, तो अधिकार करने के बाद बाबर ने पानीपत की पहली लड़ाई लड़ी। किसकी लड़ाई लड़ी? पानीपत की पहली लड़ाई लड़ी। और पानीपत की प्रथम लड़ाई में बाबर ने तोप खाने का प्रयोग किया। एक तो तुगलमानी थी और तोप खाने का प्रयोग किया था। जब बाबर पानीपत की पहली लड़ाई लड़ रहे थे तो बच्चों, सबसे पहले बाबर ने तुगलमा युद्ध नीति और तोप खाने का प्रयोग किया था। ठीक है,
देखो बाबर के दो प्रमुख निशानेबाज थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जीडी के अंदर कई बार आ चुका है, क्लर्क के अंदर कई बार आ चुका है, ठीक है, एसएससी के अंदर भी आ चुका है। तो जो दो निशानेबाज थे उसका नाम था, एक तो था उस्ताद अली और दूसरा क्या नाम था, मुस्तफा। देखो उस्ताद अली और मुस्तफा बाबर के दो प्रमुख निशानेबाज थे और इन्होंने पानीपत की पहली लड़ाई में भाग लिया था। किसमें लिया था? पानीपत की जो पहली लड़ाई हुई थी उसमें भाग लिया था। देखो पानीपत की पहली लड़ाई कब लड़ी गई थी? 1526 ईस्वी में। पानीपत की दूसरी लड़ाई कब लड़ी गई थी? 1556 ईस्वी में। और पानीपत की तीसरी लड़ाई कब लड़ी गई थी? 1761। देखो बेटा, अगर पूछे जाए पानीपत की जो पहली लड़ाई लड़ी गई थी वो किस किस के बीच लड़ी गई थी, तो आपने लिखना है बाबर और इब्राहिम लोधी। क्या लिखना है? बाबर और इब्राहिम लोधी। लिख देता हूं। देखो पहली जो लड़ाई लड़ी गई थी बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच लड़ी गई थी, ठीक है। पानीपत की दूसरी लड़ाई जो लड़ी गई थी 1556 में, वो लड़ी गई थी अकबर और हेमू के बीच। अकबर और हेमू के बीच। पानीपत की जो तीसरी लड़ाई लड़ी गई थी वो लड़ी गई थी अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच। किसके बीच? अहमद शाह अब्दाली। अब्दाली और मराठा, इनके बीच पानीपत की लड़ाई लड़ी गई थी। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है पानीपत की प्रथम लड़ाई, ठीक है, ये बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच लड़ी गई थी। देखो उसके बाद चलते हैं आगे। खानवा। खानवा की लड़ाई कब लड़ी गई थी? खानवा की लड़ाई लड़ी गई थी 17 मार्च 1527 में। ये बाबर की मोस्ट इंपोर्टेंट लड़ाइयां हैं। क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट लड़ाइयां हैं जो बाबर के द्वारा लड़ी गई थी। खानवा की लड़ाई 17 मार्च 1527 में राणा सांगा और बाबर के बीच लड़ी गई। इसमें बाबर क्या हो जाता है? विजय हो जाता है, जीत जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है? एक साल के बाद बाबर ने फिर दोबारा से किसके बीच युद्ध हो गया? मैदनी राय और बाबर के बीच युद्ध हो गया। उस युद्ध को क्या नाम दे? चंदेरी का युद्ध। चंदेरी का युद्ध 29 जनवरी 1528 को लड़ी और इसमें भी बाबर क्या होता है? जीत जाता है। लास्ट में क्या होता है? घाघरा का युद्ध लड़ता है। एक जगह होती है घाघरा, तो वहां पे जो युद्ध लड़ता है वो 6 मई 1529 में लड़ता है। बाबर और अफगान के बीच युद्ध होता है और अफगान वहां पे क्या हो जाता है? हार जाता है, ठीक है ना। और बाबर वहां पे क्या होता है? जीत जाता है। देखो जीतने के बाद क्या होता है? ये उसकी लास्ट लड़ाई थी बाबर की, जो बाबर ने लड़ाई लड़ी थी घाघरा की, जो लड़ाई थी वो लास्ट लड़ाई थी। और 1530 में क्या हो जाता है? बाबर की मृत्यु। 1530 में बाबर की क्या हो जाती है? मृत्यु। देखो अगर आपने देखने वाली बात हो तो आपको बता देता हूं कैसे याद करना है। देखो पानीपत की खान, पानीपत की खान को देखकर चंदू घबरा गया। अगर ऐसे याद नहीं होता तो ट्रिक से याद कर लेना। पानीपत से होता पानीपत की पहली लड़ाई, खान से होता है खानवा की लड़ाई, चंदू से होता है चंदेरे की लड़ाई और घबरा से होता है घाघरा की लड़ाई। तो पानीपत की खान को देख के चंदू क्या हो गया? घबरा गया, ठीक है। उसके बाद क्या होता है? इनके युद्धों के बाद में जब घाघरा की लड़ाई हो जाती है उसके बाद में क्या, बाबर एक ऐसा शासक था जिसने कलंदर की उपाधि धारण की थी। किसकी उपाधि धारण की थी? कलंदर की उपाधि धारण की थी। बाबर ने तगमा नामक कर से मुक्त कर दिया था। क्या था? बाबर ने मुसलमानों को तमगा नामक कर जो होता है उससे पूर्ण तरीके से क्या कर दिया था? मुक्त कर दिया था। देखो बाबर ने जिहाद का नारा किसके खिलाफ दिया था? देखो बाबर ने जिहाद का नारा दिया था राणा सांगा के खिलाफ। जब राणा सांगा से युद्ध हुआ तो बाबर ने जिहाद का नारा दे दिया और जैसे उन्होंने जिहाद का नारा दिया तो राणा सांगा के साथ क्या हो गए? उसकी जो सेना थी पूरी तरीके से युद्ध करने लगी और उसमें राणा सांगा क्या हो गया? पराजित हो गया। क्या हो गया था? पराजित हो गया था,
ठीक है। देखो उसके बाद में जब गाजी की उपाधि धारण करने वाला शासक कौन था? बाबर। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, आने के चांस होते हैं, ठीक है। राणा सांगा की मृत्यु, देखो जो राणा सांगा था, राणा सांगा की मृत्यु कब हुई थी? 30 जनवरी 1528 को हुई थी। कब हुई थी? 30 जनवरी 1528 को राणा सांगा की मृत्यु हुई थी। और मृत्यु होने का कारण क्या था? जहर दिया गया था उसे। क्या दिया गया था? जहर दिया गया था। और उसके बाद क्या होता है? बाबर की मृत्यु हो जाती है। बाबर की मृत्यु कब हुई थी? 26 दिसंबर 1530। कब हुई थी? 26 दिसंबर 1530। देखो बाबर का जन्म हुआ था 1483 में। कब हुआ था? 1483 में। 1483 में जन्म हुआ और 1530 में उसकी क्या हो जाती है? मृत्यु। क्या हो जाती है? मृत्यु। तो कितने साल जीवित रहा? 47 साल जीवित रहा। कितने साल जीवित रहा था ये? 47 साल, ठीक है। और 47 साल जीवित रहने के बाद इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु। देखो जो बाबर था, जब बाबर की मृत्यु हो गई, कहां पे हुई थी? आगरा। कहां पे हुई थी? आगरा में उसकी मृत्यु हुई थी। और आगरा में उसके शव को सबसे पहले दफनाया गया था। आगरा में एक जगह है आराम बाग। क्या है? आराम बाग। आराम बाग में उसको दफनाया गया था। दफनाने के बाद जो उसकी पसंदीदा चुनी हुई जगह थी, तो उसके बाद उसके शव को कहां दफनाया गया था बेटा? काबुल। पूछा जाता है कि अकबर के द्वारा उसकी चुनिंदा जगह कौन सी थी? तो काबुल थी। कौन सी थी? काबुल। देखो बाबर की जो मातृभाषा थी वो क्या थी? तुर्की। क्या भाषा थी? तुर्की। देखो उन्होंने जो अपनी बाबर की जो आत्मकथा है वो भी किस भाषा में लिखी गई है? तुर्की भाषा में लिखी गई है। किस भाषा में लिखी गई है? तुर्की भाषा में लिखी गई है। देखो बाबर को तुर्की भाषा तो आती थी, लेकिन इसके साथ वह अरबी भाषा और फारसी भाषा का भी उनको ज्ञान था। अरबी भाषा और फारसी भाषा का भी उनको क्या था? ज्ञान था। देखो आपने देखा होगा कुरान। क्या है? कुरान। देखो कुरान किस भाषा में लिखी जाती है? देखो ज्यादातर कुरान अरबी भाषा में लिखी जाती है। किस भाषा में लिखी जाती है? अरबी भाषा में लिखी जाती है। यह मुसलमानों का प्रसिद्ध ग्रंथ है। मुसलमानों का क्वेश्चन आ जाए कि मुसलमानों का प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है, तो आपने क्या लिखना है? कुरान। क्या लिखना है? कुरान। देखो बाबर की जो आत्मकथा थी, बाबर की जो आत्मकथा है उसको, उसका नाम है बाबरनामा। क्या नाम है? बाबरनामा। बाबर की जो आत्मकथा है उसका नाम क्या है? बाबरनामा। और वो किस भाषा में लिखी गई है? तुर्की भाषा में लिखी गई है। देखो उसके बाद बाबर की जो आत्मकथा थी उसका अनुवाद फारसी भाषा में भी किया गया है। फारसी भाषा में भी किया गया है। और फारसी भाषा में अनुवाद करने वाला व्यक्ति था अब्दुल रहीम खान खाना ने किया था। किस, क्या नाम था? अब्दुल रहीम खान खाना, ठीक है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि बाबर की आत्मकथा फारसी भाषा में लिखने वाला व्यक्ति, तो आपने लिखना है अब्दुल रहीम खान खाना। क्या लिखना है? अब्दुल रहीम खान खाना। देखो बाबर को मुवैयान नामक पद शैली का जन्मदाता कहा जाता था। किसका? मुवैयान नामक पद शैली का जन्मदाता कहा जाता था। बाबर बाबर किसका अनुयायी था? बाबर किसका अनुयायी था? व्यक्ति का नाम था सूफी ख्वाजा अब्दुल्ला एजरार। सूफी ख्वाजा अब्दुल्ला एजरार का अनुयायी था बाबर। बाबर का जो उत्तराधिकारी था, बाबर के 5 पुत्र थे। 5 में से सबसे ज्यादा ताकतवर कौन सा था? हुमायूं। कौन सा था? हुमायूं। तो बाबर ने अपना उत्तराधिकारी किसे बनाया? हुमायूं को बनाया। किसको बनाया था? हुमायूं को बनाया था। और हुमायूं का कार्यकाल कब से रहा था? 1530 से और 1556 ईस्वी तक उसका क्या रहा था? कार्यकाल रहा था, ठीक है। आपसे पूछा जाए, अगर आपसे ये पूछा जाए कि जिहाद का नारा किसने दिया था, तो अकबर, बाबर ने दिया था। किसने दिया था? बाबर ने दिया था। किसके खिलाफ दिया था? राणा सांगा के खिलाफ। जब राणा सांगा से युद्ध हो रहा था तो उसके खिलाफ जिहाद का नारा दिया था। पूछने लगे बाबर की मृत्यु कब हुई थी, तो बाबर की मृत्यु कब हुई थी? 1530। कहां हुई थी? 1530।
बाबर के शव को कहाँ दफनाया गया था? तो आगरा के आराम बाग में दफनाया गया था। कहाँ दफनाया गया था बेटा? आगरा के आराम बाग में दफनाया गया था। उसके बाद उसकी सबसे पसंदीदा जगह थी, उसमें उसके बाद आगरा के आराम बाग के बाद उसके बाद उसके शव को काबुल ले गए और वहां पे क्या कर दिया? दफनाया गया। पूछने लगे बाबर की आत्मकथा बाबरनामा किस भाषा में लिखी गई है? तो तुर्की भाषा में लिखी गई है। किस भाषा में लिखी गई है? तुर्की भाषा में लिखी गई है। और बाबर की जो आत्मकथा थी उसका अनुवाद फारसी भाषा में किसने किया है? तो आपने लिखना है अब अब्दुल रहीम खान खाना ने किया है। किसने किया है? अब्दुल रहीम खान खाना। देखो ये कई बार क्वेश्चन आ जाता है, ये एसएससी का क्वेश्चन है बेटा, एसएससी, ठीक है, एनडीए, एसएससी, एनडीए और यूपीएससी, यूपीपीएससी, ठीक है ना। ये कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि भारत में प्रथम अभियान कब चलाया था? बाबर ने भारत में प्रथम अभियान कब चलाया था? तो 1529 ईस्वी में चलाया था, यूसुफ जाई जातियों के विरुद्ध। किसके विरुद्ध चलाया जाता था? यूसुफ जाई जातियों के विरुद्ध। बाबर के दो प्रमुख निशानेबाज मुस्तफा और उस्ताद अली, मुस्तफा और मुस्ताद अली। पानीपत की पहली लड़ाई कब लड़ी गई थी? 1526, 1526। पानीपत की तीसरी लड़ाई कब लड़ी गई थी? 1761, 1761। किस किस के बीच लड़ी गई थी? अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच। ठीक है बेटा, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। पूछने लगे खानवा का युद्ध कब हुआ था? तो 17 मार्च 1527 को हुआ था। खानवा का युद्ध कब हुआ था? 17 मार्च 1527 को हुआ था। और ये किस किस के बीच हुआ था? राणा सांगा और बाबर के बीच हुआ था। किस किस के बीच हुआ था? राणा सांगा और बाबर के बीच हुआ था, जिसमें राणा सांगा पराजित हो जाता है और बाबर विजयी होता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है? राणा सांगा की मृत्यु। पूछा जाए कि राणा सांगा की मृत्यु कब होती है? तो एक साल बाद ही इसकी मृत्यु हो जाती है, जब बाबर के साथ युद्ध होता है 1527 में। इसके एक साल बाद ही 1528 में इसकी क्या हो जाती है? मृत्यु। ठीक है, ठीक है ना बेटा। देखो चंदेरों का युद्ध 29 जनवरी 1528 मैदिनी राय और बाबर के बीच होता है। और इसमें क्या मैदिनी राय भी हार जाता है और बाबर की क्या होती है? विजय। पूछा जाता है कि बाबर की दादी का क्या नाम था? तो बाबर की दादी का नाम था एहसान दौलत बेगम। क्या नाम था? एहसान दौलत बेगम। अब क्या था इनके दादा का नाम? पूछा गया था अब्बू सईद मिर्जा था इनके दादा का नाम। ठीक है, अरे ठीक है बेटा। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? उज्बेकिस्तान में हुआ था। उज्बेकिस्तान में एक जगह है अंदीजान। ये जगह कहाँ पड़ती है? फरंगना में पड़ती है। फरंगना का एक छोटा सा राज्य है अंदीजान, ठीक है, तो वहां पे ये पड़ती है। ठीक है। पूछा जाए कि बाबर का कार्यकाल क्या था? तो 1526 से लेके 1530 तक था। 1526 से लेके 1530 तक का जो शासनकाल था वो किसका था? बाबर का था। किसका था? बाबर का था। ठीक है, ये बच्चे आपको सारी चीजें ध्यान रखनी है। उसके बाद देखते हैं, को बाबर की जो पत्नियां, पूरा लिख देता हूं। देखो बाबर की जो पत्नियां थी, कितनी पत्नियां थी? 7 पत्नी तो कहती, लेकिन इम्पोर्टेंट किसको दिया जाता है? जो 7 पत्नियां थी उनको दिया जाता है। देखो आयशा सुल्तान बेगम, क्या नाम था? आयशा सुल्तान बेगम।
महम बेगम। गुलरूख बेगम। देखो आयशा की कई पत्नियां थी, उनमें से आयशा सुल्तान बेगम, महम बेगम और गुलरूख बेगम। ठीक है। देखो मसीह बेगम, चौथी पत्नी कौन थी? मसीह बेगम थी। दिलदार बेगम और उसकी अंतिम पत्नी थी बीबी मुबारका। बीबी मुबारका, क्या नाम था? बीबी मुबारका थी। ठीक है। जो आयशा थी, बचपन में इसका निगाह हो गया था। बचपन में निगाह हो बाबर के साथ। देखो बाबर के साथ बचपन में निकाह, बचपन में इसके साथ क्या हो गया था? निकाह हो गया था। ठीक है। पूछा जाए कि बाबर की मुख्य पत्नी कौन थी? देखो बाबर की मुख्य पत्नी महम बेगम थी। क्या नाम था? महम बेगम। और इसी से ही किसका जन्म हुआ था? हुमायूं का। किसका जन्म हुआ था? हुमायूं। इसका जो बेटा था हुमायूं, जो इसका उत्तराधिकारी बना था, उसका जन्म किससे हुआ था? महम बेगम से हुआ था। देख गुलरूख बेगम थी। क्या नाम था? गुलरूख बेगम। गुलरूख बेगम, देखो जिनसे गुलरूख बेगम थी, जिनसे कौन से पुत्र का जन्म हुआ था? हिंदाल। किसका जन्म हुआ था? हिंदाल। ठीक है। अरे ठीक है, गुलरूख बेगम से हिंदाल का जन्म हुआ। और मसीह बेगम थी, ये ताजिक महिला थी जो बाबर की पत्नी बनी। ये कैसी महिला थी? ताजिक। एक ताजिक महिला थी जो बाबर की पत्नी बनी। देखो दिलदार बेगम, दिलदार बेगम ये बाबर की पांचवी पत्नी थी और उसे कामरान और अस्करी, दो पुत्र पैदा हुए थे। कामरान और अस्करी दो पुत्र पैदा हुए थे। जो इनके पुत्र का नाम था दिलदार बेगम और बाबर के बेटे का नाम कामरान और अस्करी था। देखो चार पुत्र हुए थे बाबर के। कितने पुत्र हुए थे? चार। कौन से थे? हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल। हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल। हुमायूं को छोड़ के तीनों जो पुत्र हुए थे वो अयोग्य शासित हुए और हुमायूं को क्या बना दिया? इनका शासक बना दिया, यानी कि उत्तराधिकारी बना